बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, क्या आपको आवाज़ मेरी क्लियर है? अगर क्लियर है तो आप मुझे बताएं ताकि हम जो है लेक्चर प्रोसीड करें और चीज़ों को जो है वो स्टार्ट करें। अगर आवाज़ क्लियर है तो काइंडली कमेंट सेक्शन पे बता दें कि जी आवाज़ क्लियर है बिल्कुल। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स आवाज़ बिल्कुल क्लियर है तो काइंडली कमेंट सेक्शन पर लाजमी बता दें कि आवाज़ जो है वो क्लियर है। ठीक है, ताकि हम लेक्चर को प्रोसीड करना शुरू करें। अदरवाइज़ मैं फिर खुद ही लेक्चर को जो है वो देख लूँगा दरमियान में। ओके, सो लाइव तो हमें स्टार्ट हो चुके हैं। होप सो के सब कुछ क्लियर हो, बाकी आगे इंशाल्लाह अल्लाह मालिक है। आई वांट कि सब कुछ प्रॉपर ही हो। ओके, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ओके डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है। आई होप सो कि सारे लोग तैयारी कर रहे होंगे अपने एप्टीट्यूड एग्जामिनेशंस की। कुछ के कुछ पेपर्स हो चुके हैं, कुछ के अभी होना बाकी है। एमकैट बस करीब करीब है, टीएमसी की डेट तकरीबन आ चुकी है और इसके लिहाज से आप लोग अपनी प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के अंदर जो स्टेट्स ऑफ मैटर का मैंने आपको लेक्चर भेजा था उसके अंदर चैप्टर नंबर 1 की चीज़ें कंपाइल थी। मतलब इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री की जो चीज़ें हैं वो हमने कंपाइल की थी। प्लस जो पीएचसी के सिलेबस में चैप्टर नंबर 1 की चीज़ें हैं वो चैप्टर नंबर 7 के अंदर भी मैंने मोलैरिटी और मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट अगर आपसे डिस्कस किया तो वो वहाँ से भी हल्का फुल्का कवर हो गया। इसके अलावा सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का चैप्टर, जिसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर भी कहते हैं, वो भी कवर हो गया। रिएक्शन काइनेटिक्स का भी चैप्टर आपका कवर हो गया। थर्मोकेमिस्ट्री का भी चैप्टर आपका कवर हो गया। सही है। केमिकल बॉन्डिंग का भी चैप्टर आपका कवर हो गया। केमिकल इक्विलिब्रियम का भी चैप्टर आपका कवर हो गया। और अब जो है स्टूडेंट हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री या क्लास 11 की केमिस्ट्री से जो एनसीईआरटी के टॉपिक्स हैं उसमें से जो चीज़ें आनी है आपकी, अब मैं उसमें बस एक चैप्टर बाकी रह गया है और एक चैप्टर की चीज़ें हैं दैट इज कॉल्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर, हम उसे डिस्कस करेंगे। बिफोर वी स्टार्टिंग द लेक्चर आई एम गोइंग टू चेक आउट द एवरीथिंग रिगार्डिंग दिस लेक्चर के क्या आप लोगों का आवाज़ वगैरह जो है वो बिल्कुल क्लियर है, ताकि जो है फिर मैं आगे चीज़ों को प्रोसीड कर सकूँ। जो लोग काइंडली लाइव देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक एटलीस्ट ज़रूर कर दें और अगर आवाज़ आपको क्लियर है तो काइंडली कमेंट सेक्शन पर बता दें ईच एंड एवरीथिंग इज़ ओके। आप एटलीस्ट ये लिख दें। जो लोग भी लाइव देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट वीडियो को लाइक कर दो भाई, और ये बता दो कि हाँ भाई आवाज़ क्लियर है। तो कमेंट सेक्शन पर लिखना तो सबको आता ही है, लाइक तो कर दिया, इसका मतलब ये है कि आवाज़ मेरी बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर जा रही है। ओके जी, तो मैं इस तरफ आया था कि मैं ज़रा देख लूँ कि चीज़ें सही चल रही हैं यहाँ पर, तो ठीक है। हम जाते हैं सामने की तरफ दोबारा। और चूँकि ये हमारे साथ लेकर आया हूँ तो मैं यहाँ से भी देख सकता हूँ, क्योंकि अगर बीच में साउंड आना आप लोगों का बंद हो गया तो फिर लेक्चर के दरमियान में साउंड अगर बंद हो गया तो ये बड़ा मसला हो जाएगा। कुछ ज़्यादा ही गर्मी हो रही है आज यहाँ पर। जो भी बच्चे आ रहे हैं लाइक उनसे रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट वीडियो को लाइक कर दीजिए बेटा। एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर को हम देखेंगे एमकैट और ईकैट के रिस्पेक्ट में इंशाअल्लाह नजीज। अभी बस कुछ ही देर हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे, बस मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेक कर लूँ कि चीज़ें क्लियर हैं, देन उसके बाद ही, क्योंकि मुझे इस चीज़ से तो वैसे अंदाज़ा हो रहा है कि मैं कह रहा हूँ कि लाइक कर देने के लिए वीडियो को, तो लोग लाइक तो कर रहे हैं। तो स्टूडेंट आपको भी कमेंट लिखना आता ही है, 4 लोग मुझे देख रहे हैं यहाँ पर। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि बच्चों जो लोग आ रहे हो वो लाइक कर दो एटलीस्ट वीडियो को, और जो है कमेंट सेक्शन पर बता दो कि आवाज़ क्लियर आ रही है, ताकि जो है भाई मैं चीज़ों को प्रोसीड कर पाऊँ ना। आप लोगों को कमेंट्स लिखना बिल्कुल आता है लेकिन आप लोग फिर भी नहीं लिख रहे हैं। डोंट वरीज अबाउट इट। ओके, तो ये मिल गया मुझे मेरा लाइव लेक्चर का जो है वो लिंक, और मैं तो से जा कर के जो है ओके जी, तो ये जो है हमारी चाय भी जब आ चुकी है। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शोर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मतलब आ रहा है ना, ठीक है। मतलब मैं यही पूछना चाह रहा था कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, बस ठीक है। ऑब्वियसली पीछे डायरेक्टली आप लोगों को मैंने बताया कि मेरा सर डायरेक्टली रोड के साथ, बिल्कुल मेन रोड के साथ कनेक्टेड है, तो ऑब्वियसली उधर की आवाज़ तो
आप लोगों को आनी है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि आपको आवाज़ ना आए। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ मतलब कि एक और एक गेट मेरे अपने रूम का है, ये मैं इसे क्लोज़ कर लूँ। तो स्टूडेंट अब वक़्त को बिना ज़ाये किए हम स्टार्ट करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह और बिस्मिल्लाह दोनों साथ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसलिए कहा बिकॉज़ 11th की जो केमिस्ट्री है उसके अंदर ये लास्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे एमकैट और ईकैट के रिस्पेक्ट में। फिर इंशाल्लाह हम क्लास 12th के टॉपिक्स पर प्रोसीड करेंगे। एमकैट और ईकैट मतलब आपके एप्टीट्यूड एग्जामिनेशंस के हवाले से। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो चैप्टर है स्टूडेंट, सबसे पहले वैसे तो आपके एप्टीट्यूड के अंदर जो टॉपिक इन्होंने दिया है, वो इन्होंने जो दिया है स्टूडेंट, वो दिया है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन। लेकिन मैं यहाँ पर स्टूडेंट डिस्कवरी जो है इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन्स, मैं ये दोनों को डिस्कस करूँगा। आज आप जिससे इलेक्ट्रॉन कहते हैं और प्रोटॉन कहते हैं, उसकी डिस्कवरी कहाँ से हुई। बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई वो हुई थी एज अ नेगेटिव चार्ज के तौर पर, और डिस्कवरी जो हुई प्रोटॉन की स्टूडेंट वो होती है आपके पास एज अ पॉजिटिव चार्ज के तौर पर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी एज अ नेगेटिव चार्ज के तौर पर और प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई एज अ पॉजिटिव चार्ज के तौर पर। एक ट्यूब ली गई थी स्टूडेंट जिसे हम कहते हैं ग्लास ट्यूब, और इस ग्लास ट्यूब के अंदर ये डिस्कवरी की गई। लेकिन इस पे ये कोई आम सी ग्लास ट्यूब नहीं थी स्टूडेंट, ये प्रॉपर्ली एक ग्लास ट्यूब थी, और इस ग्लास ट्यूब को हम कहते हैं स्टूडेंट डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, तो अपैरेटस का नाम याद रखें, एमसीक्यू में बहुत पूछा जाता है। डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैसेस को फिल किया गया और वहां पर एक पंप लगाया गया स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड वैक्यूम पंप। और इस वैक्यूम पंप का काम क्या स्टूडेंट, टू क्रिएट द वैक्यूम इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। वैक्यूम क्रिएट करना डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, इसका काम है वैक्यूम पंप का फंक्शन, याद रखें स्टूडेंट। फिर उसके बाद इसमें एक लगाया गया मेटल प्लेट एक तरफ और दूसरी तरफ भी लगाया गया स्टूडेंट एक मेटल प्लेट, सही है। और इन दोनों मेटल प्लेट्स को कनेक्ट कर दिया गया हाई वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से स्टूडेंट, और उस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हमने इसे कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव टर्मिनल से इसे कनेक्ट कर दिया स्टूडेंट। तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जो कनेक्ट था, तो ये जो बैटरी थी स्टूडेंट, ये था एक आपके पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल, सही है। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल का मकसद एक ऐसा सेल, एक ऐसी डिवाइस जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। हमें अभी उसकी तरफ भी गौर करना। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर मैंने इसलिए यहाँ पर इसको मेंशन किया बिकॉज इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स के अंदर नेगेटिव जो टर्मिनल होता है उसे हम कैथोड पढ़ते हैं, और जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसे हम एनोड पढ़ते हैं। तो ये जो टर्मिनल हो गया स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड कैथोड, और ये जो टर्मिनल हो गया स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड एनोड। ठीक है, कैथोड और एनोड। तो वैक्यूम पंप के जरिए से स्टूडेंट अंदर जो गैस फिल्ड थी उसको निकाला जाने लगा, और गैसेस जब जहाँ पर होती है तो गैस अपना प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो रूम टेम्परेचर के अंदर तो जब हम हाई वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे थे इन दोनों प्लेट्स को, तो किसी किस्म का कोई भी एक्सपेरिमेंटल थिंग हमने ऑब्जर्व नहीं किया। लेकिन स्टूडेंट जैसे ही हमने प्रेशर को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया, तकरीबन हम इसको लेकर के चलेगा अबाउट 1 mm ऑफ Hg से लेकर 0.1 mm ऑफ Hg तक, तो हम देखते हैं कि एक स्पार्क कैथोड से निकलकर कहाँ जाता है, एनोड की तरफ। तो वहाँ पर एक रोशनी की किरण जागी थी कि हाँ यार, अब जो है इस प्रेशर पर कैथोड से एनोड की तरफ कुछ तो प्रोसीड हुआ, कोई स्पार्क तो गया है, चलो और प्रेशर को कम करते हैं। तो वैक्यूम पंप से मजीद प्रेशर को घटाया गया, अंदर से मजीद गैसेस को निकाला गया। तो जब प्रेशर गैस इस ट्यूब के अंदर, इस डिस्चार्ज ट्यूब में कम हो गया, तो प्रेशर और मजीद कम होने के बाद जब ये प्रेशर तकरीबन 0.1 से 0.001 mm ऑफ Hg तक ले जाया गया, तो हमने देखा कि अब स्पार्क प्रोड्यूस होकर कैथोड से एनोड पर नहीं जा रहा, बल्कि ये जो पूरी ट्यूब है ये ऐसे जलने लग गई जैसे कि ट्यूब लाइट जलती है आपके घर पर। तो ये बिल्कुल ट्यूबलाइट की तरह ग्लो करना शुरू हो गई, सही है। फिर जब प्रेशर को मजीद फर्दर रिड्यूस किया गया, सो द साइंटिस्ट ऑब्जर्व दैट कि कुछ पार्टिकल्स हैं या कुछ लाइट रेज हैं जो कि ओरिजिनेट हो रही हैं कैथोड से, और वो प्रोसीड कर रही हैं किसकी तरफ, एनोड की तरफ।
तो साइंटिस्ट सेड दैट कि जो आपके पास लाइट रेज है या जो ये रेज है ये प्रोड्यूस हो रही है कैथोड से और जा रही है एनोड की तरफ, तो इसकी प्रोडक्शन हो रही है कैथोड से, तो इसीलिए इन रेज का उन्होंने क्या नाम दिया, कैथोड रेज। सही है। अच्छा, कैथोड रेज की तो ये डिस्कवरी हो गई। कैथोड रेज को जब देखा गया, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया कि कैथोड रे की प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, तो कैथोड रे के ऊपर हमें मिला नेगेटिव चार्ज। ये हमें कैसे पता चला, जब हमने नीचे पॉजिटिव प्लेट रखी तो हमें ये पता चला कि भाई ये जो रेज है ये नीचे की तरफ चली गई इस तरह से, मतलब ये जो रेज जो कि स्ट्रेट ट्रैवल कर रही थी, सही है, इसके नीचे जब हमने एक पॉजिटिव प्लेट रखा तो हमने ये देखा कि वही रेज जो कि स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही थी, पॉजिटिव प्लेट नीचे रखने के बाद वही रेज अपनी डायरेक्शन चेंज करके कहाँ आने लग गई, नीचे की तरफ आने लग गई। सो साइंस का और नेचर का, मतलब नेचर का एक्चुअली रूल है कि हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है और पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि भाई ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ ये रेज अट्रैक्ट कर रही है, इसका मतलब इसके ऊपर जो चार्ज है वो है नेगेटिव। तो पहले एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट निकाल के बताया गया दीज रेज कैरी अ नेगेटिव चार्ज। उसके बाद ये कहा गया स्टूडेंट कि आपके पास जो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो कि डिस्कवर हुए हैं, ये आपके पास क्या है, रेज हैं, ठीक है, मतलब आपके पास या फिर मतलब एनर्जी है सिर्फ, या फिर ये पार्टिकल भी इसके अंदर है, मतलब ये पार्टिकल है या एनर्जी, तो में से कोई एक चीज ही होगी दुनिया के अंदर अगर कोई डिस्कवर होगा कोई चीज, ठीक है। तो इसको देखने के लिए सामने रखा गया एक आपके पास स्टूडेंट टी, ठीक है, जो वो पहनते हैं ना, मतलब क्रिश्चियंस जो पहनते हैं, दैट इज कॉल्ड टी ऑब्जेक्ट, तो वो रखा गया बेसिकली। तो हमने ये देखा, हमें ये पता है कि अगर लाइट जो है, लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड एज फोटॉन्स, ठीक है, और एक मैटर दूसरे मैटर को क्रॉस नहीं कर सकता, तो अगर ये भी मैटर होंगे तो ये टी को क्रॉस नहीं करेंगे, और क्रॉस नहीं करेंगे तो पीछे उसका शैडो बनेगा। तो साइंटिस्ट ने ये देखा कि भाई जब इन्होंने टी को प्लेस किया, तो टी को प्लेस करने के बाद ये देखते हैं कि भाई पीछे जो है ना उसका शैडो कास्ट हो रहा है, पीछे जो है वो शैडो फॉर्म हो रहा है। तो साइंटिस्ट सेड दैट कि भाई इनका कोई ना कोई मास है। इस बात को मजीद कंफर्म करने के लिए कि इन रेस का मास है, इन्होंने एक पुली का एक्सपेरिमेंट किया, और इन्होंने इतनी कोई हल्की पुली ली जो कि वेटलेस कंसीडर की जा रही थी, मतलब कि उसका बिल्कुल ही वेट ना हो। एंड यू नो कि आपने देखा होगा ऐसे पिक्चर्स के अंदर या वीडियोस के अंदर, जो झरना है, जो आपके पास बड़े बड़े पहाड़ है, उनसे जब पानी नीचे गिरता है तो नीचे पहिए नुमा कोई एक अगर चीज लगाई जाए और पानी अगर उस पर आकर गिरे तो वो पहिया क्या होता है, गोल गोल घूमना शुरू हो जाता है। तो अगर इनके सामने कोई एक व्हील मैं लगा दूं, सही है, जब व्हील मैं लगा दूंगा और व्हील को मैं इस तरह से बनाऊं, सही है, व्हील को मैं क्या करूं, अगर इस तरह से बनाऊं, तो कोई भी चीज अगर व्हील पर आकर टकराएगी तो व्हील क्या होगा, रोटेट होगा। तो साइंटिस्ट ने ये देखा कि जब इस व्हील पर पार्टिकल्स आकर टकराए तो पार्टिकल्स के टकराने से ये व्हील रोटेट होना शुरू हो गया। तो साइंटिस्ट सेड दैट ये जो पार्टिकल्स को हमने यहाँ पर देखा है, ऑब्जर्व किया है, इनका कोई ना कोई मास लाजमी तौर पर है। फिर उसके बाद ये देखा गया कि आपके पास जो क्लासिकल फिजिक्स है वो ये कहती है कि अगर कोई भी जो चार्ज है स्टूडेंट, ठीक है, अगर ये चार्ज क्या करेगा, मूव करेगा, मूवेबल चार्ज अगर हुआ, ठीक है, तो मूवेबल रहेगा, तो मूव करते हुए होती है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। सो बोथ फील्ड्स शुड बी प्रेजेंट आउटसाइड दिस चार्ज इफ दिस चार्ज इज मूविंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड। कैथोड से एनोड की तरफ ये चार्ज मूव करके जा रहा है, इसका मतलब है इस चार्ज के भी अराउंड नेगेटिव और सॉरी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का तो अंदाजा ये हो गया कि अगर किसी सब्सटेंस के पास इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो क्या होगा स्टूडेंट, आपके पास उसके करीब नेगेटिव प्लेट हम लेके गए, तो नेगेटिव प्लेट के अराउंड नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो उधर से रिपेल हो गया, और पॉजिटिव प्लेट के अराउंड पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो उधर अट्रैक्ट हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरी बारी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अपोजिट हो तो अट्रैक्शन होती है, और सेम हो तो रिपल्जन होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, ये तो कंफर्म हो गया। मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं, तो इसलिए हमने क्या किया स्टूडेंट, ये रेस आपके पास ट्रेवल कर रही थी, जब इसके करीब हम मैग्नेट लेकर आए, सही है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल लाए, ठीक है, या इधर से हम मैग्नेट का साउथ पोल लेकर आए, तो हमने ये देखा कि जो रेस स्ट्रेट जा रही थी उन्होंने डिफ्लेक्ट करना शुरू किया, मतलब दे शो द डिफ्लेक्शन when the magnet is to be around these rays। जब मैग्नेट को इसके करीब लाया गया तो ये सीधे जाते हुए हल्का सा डिफ्लेक्ट हुई। हल्का सा डिफ्लेक्ट होने का मकसद, आप नॉर्थ पोल लेके जाएं या साउथ पोल लेके जाएं, उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है जब इसकी मैग्नेटिक फील्ड से टकराई तो फिर क्या हुआ, इसने डिफ्लेक्शन शो की, क्योंकि डिफ्लेक्शन शो की। तो इससे हमें ये पता चला कि भाई ये जो चार्ज है जो कि इसके अंदर ट्रैवल हो रहा है कैथोड से एनोड की तरफ,
जो कि एक नेगेटिव चार्ज है, अराउंड इलेक्ट्रिक साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बनाई है, अभी मैग्नेट उसके करीब लेकर जाने पर क्या हो रहा है स्टूडेंट, मैग्नेट जो है वो इन रेज को डिफ्लेक्ट करा रहा है। अब एक चीज है स्टूडेंट, चार्ज टू मास रेशियो, ठीक है, चार्ज टू मास रेशियो। अब स्टूडेंट अगर लिथियम को गैसियस फॉर्म में लिया गया यहाँ पर, तो लिथियम ने एक ही इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करना है और कन्वर्ट हो जाना है Li+1 में। अगर मैग्नीशियम गैसियस फॉर्म में लिया गया तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करने हैं और कन्वर्ट हो जाना है Mg+2 गैसियस फॉर्म में। अगर इन्होंने एल्युमिनियम लिया गैसियस फॉर्म में तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करने हैं और एल्युमिनियम+3 गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना है। अब स्टूडेंट इन पार्टिकल्स का निकाला गया, इनके ऊपर चार्ज भी है, मास भी है, एक रेशियो निकाला गया दैट इज कॉल्ड चार्ज टू मास रेशियो। मान लीजिए लेट्स सी, हम कंसीडर कर रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 कूलम है और एक इलेक्ट्रॉन का मास 1 किलोग्राम है, लेट्स सी, ठीक है। तो अगर चार्ज टू मास रेशियो लिथियम से प्रोड्यूस होने वाले नेगेटिव चार्जेस का मैं निकालूं, तो लिथियम से प्रोड्यूस होने वाला एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1 कूलम और एक इलेक्ट्रॉन का मास 1 किलोग्राम, तो आंसर विल बी 1। अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं तो मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो स्टूडेंट एक इलेक्ट्रॉन का अगर चार्ज 1 कूलम, एक का मास 1 किलोग्राम, तो 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 2 कूलम और 2 इलेक्ट्रॉन का मास 2 किलोग्राम, तो 2/2 आंसर विल बी अगेन 1। और अगर एल्युमिनियम जो आपके पास है स्टूडेंट, जो कि 3 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है, अगर मैं इसको देखूं स्टूडेंट, तो 3 इलेक्ट्रॉन ये प्रोड्यूस कर रहा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज 3 कूलम और जिसका मास है स्टूडेंट वो हो गया लेट्स सी 3 किलोग्राम, तो अगेन आंसर विल बी 1। तो अंदर आप गैस कोई भी फिल अप कर लें, उससे जो चार्जेस प्रोड्यूस होंगे, नेगेटिव चार्जेस दैट आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन। राइट नाउ स्टोनी ने बताया कि एटम से जो नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है या इधर जो नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है उसे हम इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। तो आज हम जिसे इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं उस वक्त बस कैथोड रेज के नाम से जानते थे। कैथोड रेज में जो नेगेटिव पार्टिकल है स्टूडेंट, उसका चार्ज टू मास रेशियो हमेशा फिक्स रहा, कांस्टेंट रहा। अंदर गैस तब्दील कर करके थक गए, लेकिन चार्ज टू मास रेशियो की वैल्यू 1.7588 एक्सपोनेंट -8 कूलम पर ग्राम ही निकली, इसके अलावा कभी नहीं निकली, क्योंकि जितने चार्जेस प्रोड्यूस होते थे, जितने इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते थे, हम जब उसके मास से उसको डिवाइड कर, ठीक है, जिस चार्ज ट्यूब में आप कोई भी गैस भर दें, नेगेटिव चार्जेस का चार्ज टू मास रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। ये बात आप ध्यान में बैठा लें, इस बात को याद रखिएगा। ये एमसीक्यू पूछा जाएगा कि जो आपके पास कैथोड रेज हैं, ये क्या अंदर भरी हुई गैस पर डिपेंड करेंगे, तो अंदर भरी हुई गैस पर चार्ज टू मास रेशियो कैथोड रेज का कभी भी डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो स्टूडेंट मैं स्क्रीन से हट रहा हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें, देन वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो स्टूडेंट यहाँ पर तो आगे हमारा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का टॉपिक कवर हो गया, जल्दी से खुल जाए ताकि मैं चेकआउट भी कर लूँ एक बार। कॉल्ड प्रोटॉन राइट नाउ, तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के हवाले से हमें डिस्कस करना है। खुल जा सिम सिम, यही कह सकता हूँ अभी तो फिलहाल मैं यहाँ पर, ताकि ये खुल जाए एटलीस्ट, इसको देख तो लूँ भाई कि चल क्या रहा है। हाँ ठीक है, सही चल रहा है। कल से इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि आईफोन जो है उसको चार्ज कर लूँ, ताकि जो है फिर आईफोन से हम लेक्चर जो है उसको आपके सामने पेश करेंगे और फिर इनफिनिक्स जो है वो मेरे हाथ में होगा इंशाल्लाह। वैसे इससे ज़्यादा अच्छी लाइव क्लास होती है एज कम्पेयर टू आईफोन, ठीक है। अच्छा तो स्टूडेंट अब हम चलते हैं किसकी तरफ, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
and that is called discovery of positive particles, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन्स कहते हैं. So discovery of positive particles that are called as protons right now. तो स्टूडेंट सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर जो कैथोड ली गई, वो कैथोड ली गई परफोरेटेड. सही है. तो स्टूडेंट अगेन वही डिस्चार्ज ट्यूब आपके पास, ठीक है, लेकिन जो कैथोड ली गई स्टूडेंट वो ली गई परफोरेटेड. ठीक है. अच्छा जी, सेम वही प्रोसीजर, इसे हमने कनेक्ट कर दिया नेगेटिव टर्मिनल से, और यहाँ पर एक और एक प्लेट ली गई दैट इज कॉल्ड एज एनोड, और एनोड को किससे कनेक्ट कर दिया स्टूडेंट, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया. एंड व्हाट द साइंटिस्ट ऑब्जर्व, सेम वही चीज है जो पहले ऑब्जर्व उन्होंने ना, कि कैथोड से रेस प्रोड्यूस हो रही है और वो सारी मूव करके कहाँ जा रही है, एनोड के ऊपर. लेकिन स्टूडेंट इस प्रोसेस के साथ साथ और भी कुछ ऑब्जर्व करने को मिला. वो ऑब्जर्वेशन ये थी कि कुछ पार्टिकल्स इनको इधर पीछे की तरफ आते हुए नजर आ रहे थे, कुछ रेज इनको पीछे की तरफ दूसरी डायरेक्शन में, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल होती हुई नजर आ रही. तो दिमाग तो वही खटक गया साइंटिस्ट का कि यार उधर जा रही है वो रेस, इधर उल्टी कैसे जा सकती है. समझ आ रहा है कि हाँ उसमें नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहा है, तो ये जो है भाई ये जो, तो साइंटिस्ट ने फिर इसको क्या किया, डिस्कस करना शुरू किया कि ये है क्या, कैसे जनरेट हो रहा है. तो चलेगा पॉजिटिव पार्टिकल, दूसरी अपोजिट, इनका भी अपना चार्ज है, इनका भी अपना मास है, पॉजिटिव चार्जेस रख रहा है तो ये आपके पास नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे. इनके भी करीब मैग्नेट लेके गए तो इन्होंने भी मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन शो की. पैडल व्हील हमने लगाया तो पैडल व्हील भी रोटेट हो गई, जिससे पता चला कि इनका भी कोई ना कोई मास है. अब जो है स्टूडेंट सबसे मेन पॉइंट, एंड दैट इज कॉल्ड एज चार्ज टू मास रेशियो फॉर पॉजिटिव पार्टिकल्स. सही है भाई. अब चार्ज टू मास, अगर हम लिथियम की बात करें स्टूडेंट, तो लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर 3 और एटॉमिक मास होता है 7 AMU, एक एटम, और इससे जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा वो 1, और लिथियम जब एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर देगा तो इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, +1. इसके प्रोटॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ा तो एटॉमिक नंबर विल बी 3. प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ा तो इसका एटॉमिक नंबर अभी भी 7 AMU रहेगा. तो अगर मैं लिथियम के ऊपर चार्ज को भरने से यहाँ पॉजिटिव पार्टिकल जो मिलेगा वो मिलेगा Li+1. ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट समझा रहा हूं स्टूडेंट, जरा इसको सही से समझना. ठीक है. अगर मैं बेरिलियम की बात करूं तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 2 और बेरिलियम का एटॉमिक मास होता है 4 AMU. इससे जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे स्टूडेंट, वो प्रोड्यूस होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, और बेरिलियम पर जो चार्ज आएगा स्टूडेंट वो आएगा +2, 2 इलेक्ट्रॉन जब वो लॉस कर देगा. लेकिन प्रोटॉन नंबर सेम, तो 2, एटॉमिक नंबर इसका 2 ही रहेगा, और एटॉमिक मास इसका 4 AMU ही रहेगा. सही है. सही है, हो गई बात यहाँ तक क्लियर. अब यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट, जो बेरिलियम है आपके पास, उसने कितने चार्जेस प्रोड्यूस किए स्टूडेंट, 2, और इसका एटॉमिक वेट क्या निकला स्टूडेंट, 4. अगर मैं यहाँ पर लेट सपोज स्टूडेंट सोडियम ले लूं, सोडियम मैंने यहाँ पर गैसियस फॉर्म में फिल अप कर दिया, एटॉमिक नंबर जो है इसका होता है 11, एटॉमिक मास 23 AMU, तो इससे एक ही इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा, और सोडियम पे चार्ज आ जाएगा +1 स्टूडेंट. क्या चार्ज आएगा, +1, और 11 23 एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास रहेगा. तो चार्ज तो इसका आया +1, लेकिन इसका एटॉमिक वेट है 23. सही है. इसी तरह से अगर मैं स्टूडेंट यहाँ पर कोई और चार्ज ले लूं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर मैग्नीशियम ले लूं, तो मैग्नीशियम के ऊपर जब दो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, चार्ज आता है +2, और मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज तो है +2, और उसका जो एटॉमिक वेट है वो होता है 24. तो स्टूडेंट आप जरा गौर कीजिए, अगर मैं पॉजिटिव चार्जेस वाली स्पीशीज को कंपेयर करूं, जैसे जब मैं लिथियम लूंगा तो Li+1 प्रोड्यूस होगा, मतलब ऐसा चार्ज प्रोड्यूस होगा जिसपे चार्ज आएगा +1, और जब मैं सोडियम लूंगा तब भी मेरे पास चार्ज जो मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज जो मिलेगा +1. ठीक है. जैसे कि अगर मैं 6.02 एटम लूंगा तो इससे 6.02 एक्सपोनेंट 23 लिथियम आयंस हमें मिल जाएंगे जिनपे चार्ज होगा +1. तो मैं कहूंगा सब पे +1 चार्ज है, तो +1 चार्ज कितना मिला, 6.02 एक्सपोनेंट 23 +1 चार्ज मिल गया. अगर सोडियम मैंने लिया 6.02 एक्सपोनेंट 23, तो सोडियम आयन पे कितने बनेंगे, 6.02 एक्सपोनेंट 23, क्योंकि 1 से 1 बनता है, तो 6.02 से 6.02 एक्सपोनेंट 23 बन गया. सब पे ऊपर प्लस चार्ज है, तो मुझे प्लस चार्ज कितना मिला, 6.02 एक्सपोनेंट 23 प्लस चार्ज मुझे मिल गया.
अब देखो भैया, जो सब +1 चार्जेस थे जो कि लिथियम से प्रोड्यूस हुए थे, उनका चार्ज टू मास रेशियो का आंसर आया 1/7, और 6.02 एक्सपोनेंट 23 सोडियम से प्रोड्यूस होने वाले +1 चार्ज का चार्ज टू मास रेशियो क्या आएगा 1/23। तो डिफरेंट है 1/7 और 1/23। सिमिलरली बेरिलियम पे भी देख लो +2 चार्ज है, यहाँ मैग्नीशियम पर भी देख लो +2 चार्ज है। जब बेरिलियम लूंगा तो पीछे +2 चार्ज वाले कैटाइंस मुझे मिलेंगे, पॉजिटिव चार्जेस मिलेंगे, और जब मैग्नीशियम गैस लूंगा तो पीछे मैग्नीशियम वाली गैस जो है उसके आयन मुझे मिलेंगे। तो उनका जब चार्ज टू मास रेशियो निकालूंगा तो बेरिलियम के लिए 2/4 और मैग्नीशियम के लिए 2/24, तो ये डिफरेंट है। तो स्टूडेंट, चार्ज टू मास रेशियो जो होता है ना फॉर पॉजिटिव पार्टिकल नॉट फिक्स्ड, चार्ज टू मास रेशियो फिक्स नहीं होता पॉजिटिव पार्टिकल्स के लिए, इट चेंजेस, इट डिपेंड्स अपॉन अ गैस फिल इनसाइड द ट्यूब, जो गैस अंदर भरी हुई है उसके ऊपर डिपेंड करता है चार्ज टू मास रेशियो। अंडरस्टूड, क्लियर हो गई बात? सो द चार्ज टू मास रेशियो, ओके, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा पॉजिटिव पार्टिकल्स प्रोटॉन्स की डिस्कवरी के हवाले से जो हमने पॉइंट डिस्कस किए हैं। और अब जो है हम आगे लेक्चर्स को मजीद प्रोसीड करते हैं। हो गया वो, अच्छा, तो ये तो हो गई बात डिस्कवरी ऑफ एक्यू के लिहाज से। आगे चलते हैं स्टूडेंट और हम डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट किसका, सबसे को कहते हैं स्टूडेंट, हर बंदे का एक कॉन्सेप्ट होता है, व्हाट इज मीन बाय शेल। तो ये कहता है कि न्यूक्लियस के अराउंड गोल गोल सी जगह, सर्कुलर पाथ जिधर इलेक्ट्रॉन घूमे, उस जगह को हम शेल कहेंगे। तो सबसे पहली चीज तो आप ये दिमाग में बिठा लें कि शेल तो सर्कुलर होता ही नहीं है, शेल होता है आपके पास एलिप्टिकल, सही है, इलिप्टिकल पाथ। और मैं आगे लिखना चाहूंगा इलिप्टिकल पाथ क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रॉन itself during revolving around nucleus of an atom, सही है। जो इलिप्टिकल पाथ है, मतलब ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड ये इलिप्टिकल पाथ चल रहा है, ये इलिप्टिकल पाथ चल रहा है, ये इलिप्टिकल पाथ चल रहा है। दिस इज इलिप्टिकल पाथ। आप शक्ल भी देखते हो एटम की ना, रोज रोज किसी न किसी कॉलेज के ड्रेस के मोनोग्राम में बना ही होता है, किसी बुक के ऊपर बना होता है, साइंस की किसी न किसी किताब में देखा होता है, बचपन में भी देखा होता है। फिर भी बोलते हो ना सर्कुलर पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो इधर ना इलेक्ट्रॉन भी देखते हो, इधर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इधर घूम रहा है, इधर घूम रहा है, ये देखते हो, उसके बावजूद भी नहीं समझ पाते कि क्या कहानी है। तो आपके साथ ना बचपन से एक प्रैंक हो रहा है कि जो सर्कुलर पाथ है उसे हम शेल कहते हैं। तो प्रैंक को थोड़ा भूलो, जरा दिमाग को सही करो। शेल जो होता है बेटा वो इलिप्टिकल पाथ होता है, ठीक है। सो द इलिप्टिकल पाथ दैट इज बीइंग क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ, खुद जो जनरेट करता है इलेक्ट्रॉन अपना रास्ता जब वो घूमते न्यूक्लियस के अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड एक पॉजिटिव फील्ड है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था पॉजिटिव फील्ड में नेगेटिव चार्ज जब जाएगा तो अट्रैक्ट होगा, और ये थोड़ी दूरी पर रहेगा, थोड़े रहेगा और घूमना शुरू कर देगा। तो घूमते जाएगा घूमते जाएगा। आप उन कार्टून्स को याद करो, नारुतो वगैरह के जो कार्टून्स बचपन में आते थे, या पोकेमोन वगैरह के जो कार्टून्स आते थे, उसमें स्टार है ना इधर से उधर जाता था। तो जब स्टार इधर से उधर जाता था ना, हम अपने दिमाग में एक इमेज बना लेते थे, यार इधर से स्क्रीन है और इधर से स्टार यूं चला है, रास्ता खुद बना रहा है इलेक्ट्रॉन किसके अराउंड घूमते हुए, न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हुए ना। तो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज शेल। तो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली शेल का, सही है। अब हर शेल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे। अब वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के सबसे करीब होते हैं उनकी एनर्जी सबसे कम होती है, उससे थोड़े दूर पर जो होते हैं उनकी एनर्जी उससे ज्यादा, उससे थोड़े दूर पर जो होते हैं उसकी एनर्जी उससे ज्यादा। न्यूक्लियस से सबसे दूरी पर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, ठीक हो गई बात। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि न्यूक्लियस के सबसे करीब वो इलेक्ट्रॉन है जिनकी एनर्जी से कम है, तो घूमेंगे वही उसके अराउंड, ठीक है। तो ये जो शेल क्रिएट करेंगे, ये कौन क्रिएट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी सबसे कम है, तो इसलिए इस शेल की भी एनर्जी सबसे कम होगी। दूसरे शेल में जो इलेक्ट्रॉन है इनकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा है, और ये भी न्यूक्लियस के अराउंड घूमेंगे, शेल जनरेट होगा, और इस शेल को बनाने वाले ये इलेक्ट्रॉन है जिनकी एनर्जी इधर से ज्यादा है, तो इसलिए इस शेल की एनर्जी ज्यादा होगी किसके लिहाज से, न्यूक्लियस के करीब पहले वाले शेल के लिहाज से। तो सिमिलरली इसी तरह से शेल को हम एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो जो एनर्जी लेवल्स हैं वो बढ़ते जाते हैं। ये जो सेंटेंस है ना उर्दू का, इसको जरा समझिएगा, एनर्जी लेवल्स बढ़ते जाते हैं न्यूक्लियस से जब दूर जाओ, मतलब जो लेवल्स हैं
न्यूक्लियस से दूर हमने जो एक लेवल्स को सोचा हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स जिस लेवल्स को बना रहे हैं उधर एनर्जी बढ़ती जा रही है। सो द एनर्जी लेवल्स इंक्रीजेस व्हेन वी मूव फ्रॉम द न्यूक्लियस टू आउटसाइड। सही है। तो जो स्टूडेंट आपके पास शेल्स हैं, इसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और आपके पास पहला जो शेल है के शेल है, फिर एल शेल है, फिर एम शेल है, फिर एन शेल है। इस तरह से एल शेल बढ़ते जाते हैं। और के शेल की एनर्जी सबसे कम, एल की उससे ज्यादा, एम की उससे ज्यादा, एन की उससे ज्यादा। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जो भी बंदे आ रहे हो तो काइंडली एटलीस्ट वीडियो को लाइक तो करना बनता ही है, ठीक है। बड़ी जान मारनी पड़ती है लेक्चर्स को पढ़ाने में। और पसीना देख सकते हो बड़ा बेहतरीन निकल रहा है, इतना जबरदस्त निकल रहा है कि मैं बता नहीं सकता, इतना जबरदस्त पसीना निकल रहा है। फिर भी मतलब समझो इतना वो पसीना निकलता है, फिर भी फैट कम नहीं हो रहा है, ये बड़ी एक टेंशन हुई है, ठीक है। तो इतना पसीना निकालता है, वरना क्या है, चलो कुछ फैट शेट कम हो जाए, वो कम ही नहीं होके देगा। टाइम भी हम जरा देखते चले भाई, टाइम क्या हो गया, इट इज अबाउट 11:06, ठीक है। अल्लाह करे लाइट ना जाए लेक्चर के दौरान, ठीक है। सबशेल की अगर हम बात करें, सो व्हाट इज मीन बाय सबशेल। सबशेल क्या होता है, एक शेल जो आपके पास है उसमें ना, मतलब जो शेल मतलब जो इलेक्ट्रॉन जो है ना न्यूक्लियस के अराउंड घूमता हुआ बना रहा है, ठीक है। उसमें कुछ ऐसी फिक्स पोजीशन होती है, ऐसी कोई जगह होती है जिधर हम कहते हैं कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन के पास जाने की ज्यादा है। मतलब जो शेल जो मतलब जो इलेक्ट्रॉन ने बनाया न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हुए, जो इलिप्टिकल पाथ इलेक्ट्रॉन ने बना लिया, अब उस इलिप्टिकल पाथ के भी अंदर जो आपके पास है ना स्टूडेंट, जो इलिप्टिकल पाथ है, उस इलिप्टिकल पाथ के भी अंदर कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का चांस मैक्सिमम होता है। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम इन अ शेल, एक शेल के अंदर जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, सबसे मैक्सिमम है, उस जगह को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, सबशेल कहते हैं। सो इन अ शेल या इन एन एनर्जी लेवल वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। इन एन एनर्जी लेवल, मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं शेल ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। इन एन एनर्जी लेवल where probability of finding an electron is maximum, सही है, इज कॉल्ड सबशेल। उसके बाद सबशेल्स कितने तरह के हमें देखने को मिले भाई, एस सबशेल देखने को मिला, हमें पी सबशेल देखने को मिला, डी सबशेल देखने को मिला और एफ सबशेल देखने को मिला। ठीक हो गई बात। अब आपके जो पीएमसी के एमकैट का कोर्स है बेटा, उसके अंदर एसपीडीएफ सबशेल्स की आपने बात भी करनी है। तो जो एस सबशेल है स्टूडेंट, ठीक है, ये होता है स्फेरिकल। अब अगेन स्फेरिकल एक अलग चीज है, और जो स्टूडेंट आपका सर्किल है वो एक अलग चीज है। सर्किल 2 डायमेंशन होता है, चूड़ी। अगर चूड़ी को मैं ऐसे गोल बनाऊं तो ऐसे रख दूंगा उसको मैं, पतली सी होती है। तो एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में, चौड़ाई में नहीं है, जेड एक्सिस में नहीं है, तो सर्किल बस 2 डायमेंशनल होता है। और जो स्फीयर होता है, गोला जिसको हम बोलते हैं, ये 3 डायमेंशनल होता है। एक्स एक्सिस में भी होता है, वाई एक्सिस में भी होता है, जेड एक्सिस में। फुटबॉल को देख लो, मेरे पास अभी यहाँ पर एक बॉल रखी हुई थी, वो छोटी वाली सिस्टर ने निकाल के लगता है इधर उधर रख दी, वरना अभी तो मैं समझा देता कि 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं। सिलेंडर इज अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। देखो इधर, अगर मैं इसको देखूं तो आप लोग जो देख रहे हो और मैं जो देख रहा हूँ, आप लोग सामने की तरफ से देखो, मैं इधर से देख रहा हूँ, तो मुझे ये ऑब्जेक्ट सामने का हिस्सा दिख रहा है, मुझे ये लेफ्ट साइड वाला हिस्सा दिख रहा है, मुझे इसके ऊपर और नीचे वाला हिस्सा दिख रहा है, पीछे का हिस्सा नहीं दिख रहा। इसी तरह से आपको इस सामने का हिस्सा दिख रहा है, ऊपर नीचे का हिस्सा दिख रहा है, लेफ्ट राइट दिख रहा है, पीछे नहीं दिख रहा। तो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके आप 2 एक्सिस तो देख सकते हो, तीसरा एक्सिस नहीं दिखता, तो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है। अब जरूरी है कि उसका तीसरा एक्सिस हो भी। अब पीछे कुछ हो ही नहीं तो दिख नहीं रहा, तो क्या फायदा। तो पीछे कुछ होगा तो फिर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होगा। तो मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें तीनों एक्सिस हो, वो 3 डायमेंशनल होता है। तो एस सबशेल जो होता है ना, ये स्फेरिकल होता है, इसमें ऑल द डायमेंशंस आर प्रेजेंट। अगर एस सबशेल में इलेक्ट्रॉन होगा तो वो एक्स एक्सिस में भी घूम सकता है, वाई में भी घूम सकता है, जेड में भी घूम सकता है। अगर आपसे ये पूछे ना कि सबशेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास घूमने के लिए तीनों एक्सिस हैं, एस भी, एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है, जेड एक्सिस भी है, तो वो एस सबशेल है, ठीक है। अच्छा जी, एस सबशेल के अलावा स्टूडेंट दूसरा होता है पी सबशेल। अब पी सबशेल की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, तो
ये होता है px, ये होता है py और ये होता है pz। x एक्सिस की डायरेक्शन में, y एक्सिस की डायरेक्शन में और z एक्सिस की डायरेक्शन में। तो px py एंड p सबशेल, सही है। अच्छा जी, जो p के तीन सबशेल्स का मैंने नाम लिया स्टूडेंट, px ये वाला, py ये वाला और pz आखिरी वाला, सही है। दिस इज px, दिस इज py एंड दिस इज pz। ये तीनों डीजेनरेटेड ऑर्बिटल है, ये मैं हमेशा बताता हूँ बच्चों को और साथ में कहता हूँ, ये मेरा एमसीक्यू अपने एप्टीट्यूड के टाइम पे गलत हुआ था। एमकेट वाले बच्चे जो होते हैं उनको बताओ मेरा कौन सा एमसीक्यू गलत हुआ था। वहां पर पूछा गया था कि इंसान जो है ना वो अपनी जैसी न्यू प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं, अंडे देते हैं, ओविपेरस और विविपेरस वाली बात। तो मैंने वहां पे लगाया था ह्यूमन बीइंग्स आर ओविपेरस एनिमल्स, ठीक है, विविपेरस एनिमल्स नहीं ह्यूमन बीइंग, मतलब इंसान अंडे देते हैं, मैं उधर ये लगा के आया था। तो ये ऐसी ऐसी गलतियां ना एप्टीट्यूड में हो जाती, तो मेरी ये गलती हुई थी। मेजर मिस्टेक्स नहीं थी, माइनर मतलब इस तरह की गलतियां थी कि खुद आगे घर पे सोचा था कि क्या गलतियां थी। तो फर्स्ट अटेम्प्ट पर जब मैंने दिया था अपने एप्टीट्यूड, तो मुझे याद है कि जो मेरा पहला अटेम्प्ट था उसमें मैंने इसको कहा था कि डीजनरेटेड ऑर्बिटल नहीं है, px py और pz, ठीक है। मेरी कजन का ये एमसीक्यू ठीक हुआ था, मेरा गलत हो गया था ये, और उसका एडमिशन मुझसे पिछले साल पे हो गया था, मेरा हुआ भी नहीं था उस साल। तो खैर, तो p सबशेल के अंदर जो डीजनरेटेड ऑर्बिटल है स्टूडेंट वो तीन है, px py और pz है, ठीक है। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट डी शेल में, आपके पास स्टूडेंट 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। एक होता है dxy, दूसरा होता है dyz, तीसरा होता है dzx, चौथा होता है dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और आखिरी होता है dz स्क्वायर। तो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं डी सबशेल के, और f सबशेल के आपके पास 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, सही है। जो f सबशेल है स्टूडेंट उसके अंदर 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, सही है। अच्छा जी, तो सबशेल्स की हमने बात की। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं बेटा? सबशेल्स के अंदर वो जगह जहां पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करे, सही है। सबशेल्स के अंदर वो जगह जहां पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करे लेकिन ऑपोजिट स्पिन में, एक अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो आपके पास सबशेल में वो जगह जहां पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन में आपको मिले, उस जगह को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल कहते हैं। एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं और एफ सबशेल में 7 ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट शेल, सबशेल और ऑर्बिटल्स का भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब जो है स्टूडेंट एक चीज मैं आपको ये बताऊं कि जो पहला शेल है दैट इज के शेल, उसमें सिर्फ एस सबशेल होता है, सही है। दूसरा जो शेल है स्टूडेंट वो है एल शेल, और इसके अंदर एस और पी दोनों सबशेल्स मौजूद होते हैं। तीसरा जो शेल है दैट इज कॉल्ड एज एम शेल, और इस एम शेल के अंदर स्टूडेंट एस, पी और डी ये तीनों सबशेल्स मौजूद होते हैं। और चौथा जो शेल है स्टूडेंट वो है एन शेल, और इसके अंदर एस, पी, डी और एफ ये चारों सबशेल्स मौजूद होते हैं। तो पहले शेल में एक, दूसरे शेल में दो, तीसरे शेल में तीन और चौथे शेल में चारों सबशेल्स मौजूद हैं। फिलहाल क्लास 11th और 12th और एप्टीट्यूड के अंदर ये चारों सबशेल्स जहां तक आपको मिलते हैं, ऑफबो का भी प्रिंसिपल जो बड़ा सा आपके पास है उसमें भी यहां तक की बात की गई है। इसके अलावा और शेल्स के अंदर भी सबशेल्स होते हैं, सबके अंदर मैक्सिमम 4 ही होते हैं, एसपीडीएफ ही होते हैं, ठीक है। और उनकी पूरी इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर भरने की प्रॉपर रीअरेंजमेंट है, दैट इज कॉल्ड ऑफ-बो प्रिंसिपल। तो अभी हम उसकी तरफ आएंगे, तो आप इसकी एक इमेज ले लें, इसकी एक पूरी जो है ना बड़ी सी एक पिक्चर ले लें खूबसूरत सी, और जो है फिर इसके बाद जो हम आगे चलते हैं। आई होप कि जो लोग मुझे देख रहे हैं उन्होंने वीडियो को लाइक जरूर किया होगा, क्योंकि मैं अभी जब देख रहा था तो ये जो नए लोग आए हैं अभी, इन्होंने वीडियो को कोई लाइक नहीं किया, सही है। सो आई वांट के जो लोग हैं वो एटलीस्ट वीडियो को लाइक एटलीस्ट जरूर करते हैं, इतना तो हक बनता है मेरा बोलने का, ठीक है। कम से कम अगर पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट वीडियो को लाइक करना तो कर ही दो यार, इसमें कोई कुछ नहीं जा रहा, सही है। कोई मसले की बात भी नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा। ये हुई ना बात जबरदस्त, एक बंदे ने वीडियो को जो है ना वो लाइक किया, शाबाश, थैंक यू। ओके जी, सो क्लास भी हमारी तकरीबन तकरीबन इख्तिताम की जानिब रवाना है, और शेल्स, सबशेल्स और ऑर्बिटल्स का कांसेप्ट हो चुका है डिस्कस। अब हम जो है स्टूडेंट वो चलेंगे कॉमन नंबर्स की तरफ। रात के तकरीबन हमारे पास जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 11:14 और जो मेरी हार्ट बीट है वो 97 हार्ट्स बीट पर मिनट चल रही है,
सही है। और टेम्परेचर इस जगह का अच्छा खासा बढ़ा हुआ है, अच्छा खासा। और कैलोरी बर्निंग का अभी तक कुछ नहीं पता, आज का गोल वैसे भी पूरा नहीं हुआ। तो चलते हैं स्टूडेंट हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और मैंने आपको बताया कि अब हम क्या डिस्कस करने लगे स्टूडेंट, क्वांटम नंबर्स। लड़के इतने बेचारे होते हैं कुछ, जब इसको क्वांटम नंबर बोलता हूँ तो पता नहीं क्या सकते हैं इसको, सही है। तो कहते हैं सर ये कौन सा नंबर है, तो उनको फिर दोबारा क्लियर करना होता है, बेटा हम क्वांटम नंबर्स की बात कर रहे हैं, तुम जो समझ रहे हो, ठीक है। एग्जाम्पल, वो टी का साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं क्वांटम नंबर्स, ठीक है। तो बार बार कहते हैं कि सर थोड़ा एक बार और बोले, एक बार और बोले। तो ये जो है ना, मतलब जो बॉयज की सेपरेट क्लास होती तो उसके अंदर कभी कभार एक आध इस तरह के चुटकुले खैर निकल आते हैं। बट यू गाइस आर सच ऑफ एडल्ट पर्सन, आपको पता होता है कि एटलीस्ट आप मजाक कितने लिमिट में करते हो। जो क्वांटम नंबर से स्टूडेंट ये है क्या, अ सेट ऑफ 4 डिजिट्स, या फिर अ सेट ऑफ 4 नंबर्स भी आप कह सकते हैं, सही है। अ सेट ऑफ 4 नंबर्स, 4 नंबर्स का सेट या 4 डिजिट्स का सेट, दैट गिव्स यू कंप्लीट एंड detailed information about existence, and condition of an electron in an atom। ये जो है ना बेटा, बड़ी जबरदस्त एक डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। इतनी बड़ी डेफिनेशन किसी किताब में भी वैसे नहीं लिखी हुई, सही है। शायद उसकी एक्सप्लेनेशन में इतनी बड़ी लिखी हो। अ सेट ऑफ 4 नंबर्स ना, अब ये 4 नंबर से मुराद कौन से नंबर्स हैं, ये 4 नंबर्स के सेट से मुराद पहला जो नंबर है स्टूडेंट वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहला जो सेट है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, पहला जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा जो स्टूडेंट वो है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तीसरा जो स्टूडेंट वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और चौथा जो है स्टूडेंट वो है स्पिन क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये 4 नंबर्स होते हैं। इन चारों नंबर्स को मिलाकर अगर एक सेट बनाया जाए और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल जाती है, हम पता लगा लेते हैं। नाउ कंसीडर यू आर टू बी एज अ पुलिस इंस्पेक्टर, जिसको इलेक्ट्रॉन के बारे में पता लगाना है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, किस हालत में, सही है। तो आप जो सबूत और शवाहिद इकट्ठे करते हो उसकी मदद से इलेक्ट्रॉन तक पहुंचोगे, और वो सबूत और शवाहिद क्या होंगे, आपके पास 4 नंबर्स होंगे जो कि ये वाले। तो ये वो 4 नंबर्स हैं जो कि एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होगा, किस हालत में होगा, कैसी उसकी स्पिन होगी, ये सब बता देते हैं। तो एक ऐसा 4 नंबर्स का सेट जो कि आपको इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, इलेक्ट्रॉन की कंडीशन सब बता दे, वो जो नंबर्स हैं दैट आर कॉल्ड एज क्वांटम नंबर्स, ठीक है। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चौथा स्पिन क्वांटम नंबर। सो प्रिंसिपल, एजीम्यूथल, मैग्नेटिक, स्पिन, फिंगर टिप पे कर लो, प्रिंसिपल, एजीम्यूथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर। बहुत सारे सारे फटाफट करते जाओ, ठीक है। इसको मिटा रहा हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो भाई। जो नए मेंबर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट होती है कि वीडियो को लाइक करना जरूर बनता है भाई, ठीक है। वीडियो को लाइक एटलीस्ट जरूर करें। जो भी न्यू मेंबर्स हैं काइंडली एटलीस्ट वीडियो को लाइक जरूर करें। अभी अभी एक बंदे ने ज्वाइन किया रिसेंटली, अभी अभी 1 सेकंड पहले ज्वाइन किया, लेकिन अभी तक लाइक नहीं किया। आई हैव नो आइडिया कि आप कौन है, लेकिन इतना पता है कि ज्वाइन किया, तो एटलीस्ट वीडियो को लाइक तो जरूर करो। एटलीस्ट वीडियो खत्म होने से पहले पहले कम से कम 10 तक तो पहुंचा दो, सही है। 10 तक तो ये थम जो है ना रेज करे कि हाँ यार 10 लाइक तो एटलीस्ट आई है इस वीडियो के ऊपर। आज 10 आई हैं, कल 100 आ जाएंगी, परसों 1000 आ जाएंगी, ठीक है। मैं देखता हूँ कि हमारे जो न्यूज़ चैनल है जैसे कि जियो न्यूज़ है,
उस पर अबाउट 6.8 थाउजेंड पीपल जो है ना देख रहा होता है। सही है, ऐसी जर्नल एक बात कर रहा हूँ जैसे मैं देखता यार भाई, ठीक है, अगर देखना हो तो मैंने देखा कि इंडियन जो यूट्यूबर्स हैं उनके नॉर्मल चैनल्स पर 6.7 थाउजेंड पब्लिक जो है ना बैठी होती है तो मैंने कहा कि कहाँ जियो न्यूज़ इतना बड़ा पूरे मुल्क में दिखा रहा है और वो जो है ना मतलब एक जस्ट चैनल लेके बैठे हैं, और जियो न्यूज़ के ऊपर जितनी लाइक्स आती है ना उसकी डबल से भी ज्यादा लाइक्स जो है ना उनके चैनल्स पर होती है। अभी देख तो अच्छे खासे लोग रहे हैं लेकिन अभी लाइक बहुत कम है, तो इंशाल्लाह आज अगर 10 है कल 100 होगी, परसों 1000, उसके बाद लाख भी इंशाल्लाह कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम पर आप लोग ले जाओगे। सही है, तो अब हम चलते हैं स्टूडेंट, पहला जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को सबसे पहले तो स्टूडेंट हम एन से लिखते हैं और ये आपको साइज ऑफ ऑर्बिटल के हवाले से एक्सप्लेन करता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू स्टार्ट होती है स्टूडेंट 1 2 3 4 और इस तरह से चलती जाएगी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको ये बताता है इन नंबर्स की मदद से एक इलेक्ट्रॉन किस शेल में। अगर किसी इलेक्ट्रॉन के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है तो मतलब वो फर्स्ट शेल में है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू किसी इलेक्ट्रॉन के लिए अगर 2 है तो मतलब वो एल शेल में है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर 3 है तो मतलब वो एम शेल में है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर 4 है तो मतलब वो इलेक्ट्रॉन एन शेल में है। तो ये फायदा होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की बात की जाए तो स्टूडेंट के एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एल से रिप्रेजेंट होता है, स्मॉल एल से। और इसमें जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है ये आपको शेप ऑफ ऑर्बिटल के हवाले से बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस शेप वाले ऑर्बिटल के अंदर है। जैसे एस का होता है स्फेरिकल, पी का होता है डम्बल, डी का होता है डबल डम्बल और एफ का होता है सॉसर लाइक या कॉम्प्लिकेटेड। इसकी जो वैल्यू स्टूडेंट वो स्टार्ट होती है 0 1 2 और 3 तक जाती है, इससे आगे नहीं जाती। 0 होती है फॉर एस सबशेल, 1 होती है फॉर पी सबशेल, 2 होती है फॉर डी सबशेल एंड 3 होती है फॉर एफ सबशेल। तो अगर किसी इलेक्ट्रॉन के लिए L की वैल्यू है 0 तो मतलब वो इलेक्ट्रॉन ऐसे सबशेल में जो स्फेरिकल है। अगर किसी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1 है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की तो हम कहेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन p सबशेल में। किसी इलेक्ट्रॉन के लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर 2 है सो वी विल कंसीडर कि वो इलेक्ट्रॉन d सबशेल में। सही है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के बाद तीसरा जो क्वांटम नंबर है स्टूडेंट दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सही है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट तो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है इसे हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको जो है ना बेटा ये बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में है उस मतलब इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में है उस सबशेल के किस ऑर्बिटल में। सो इन अ सबशेल इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन व्हिच ऑर्बिटल। जैसे कि m की वैल्यू जो है ना स्टूडेंट वो स्टार्ट होती है -l और फिर जाती है 0 पर, देन चली जाती है +l पर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जैसे s के लिए है 0, कौन सी वैल्यू मतलब s के लिए है स्टूडेंट l की वैल्यू 0, तो इसीलिए यहाँ पर m की भी वैल्यू क्या होगी 0। अगर मैं p की बात करूं तो p के लिए l की वैल्यू होती है 1। सही है, p के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 3, px py और pz। तो p के लिए l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू -1 होगी, 0 होगी और +1 के लिए, तो px के लिए -1, py के लिए 0 और pz के लिए +1। d सबशेल की बात करें स्टूडेंट तो d के लिए जो l की वैल्यू होती है वो होती है 2 और इसके लिए जब हम निकालेंगे m की वैल्यू तो m की वैल्यू -2 -1 0 +1 और +2। तो d में होता है टोटल स्टूडेंट आपके पास 1 2 3 4 और 5 ऑर्बिटल, dx डिवाइडेड dz dx स्क्वायर -y स्क्वायर और dz स्क्वायर। तो -2 -1 0 +1 और +2। f के लिए अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट f के लिए जो l की वैल्यू होती है 3, तो m की वैल्यू -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 होगी। तो अगर हम यहाँ पर f का सबशेल बनाएं और उसमें 1 2 3 4 5 6 और 7 ऑर्बिटल बना दें तो हो जाएगा स्टूडेंट -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो इस तरह से स्टूडेंट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है वो प्रोसीड करती है। सही है, आपके पास s p d और f सबशेल्स के ऑर्बिटल्स में। क्वांटम नंबर को हम स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ जगहों पर ये मेंशन है कुछ जगहों पर मेंशन भी नहीं है।
और s की वैल्यू जो है स्टूडेंट वो या तो होती है प्लस हाफ या फिर होती है माइनस हाफ। सही है। इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में हम इस तरह से बनाते हैं, वी आर कंसीडरिंग इस इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस हाफ और इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस हाफ। ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये वाला इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। So for clockwise direction of electron, the spin quantum number value will be plus, and for the anti-clockwise direction movement electron, the spin quantum number value will be minus half. तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि फिर हम आगे प्रोसीड करें। बस सिर्फ और सिर्फ 2 लाइक मजीद आना रह गए, 8 पहुंचा दिया आप लोगों ने। आई वांट के इसको 2 और बढ़ाओ, 10 कर दो, अगले 5 मिनट बाकी है। सही है, 10 लाइक कर देना किसी भी तरह से, बुलाओ दोस्तों को, दूसरे मोबाइलों से खोलो घर पे, किसी भी तरह से 10 लाइक पहुंचा दो। आई वांट के एटलीस्ट इस वीडियो के ख़त्म होने से पहले आई शुड कवर एटलीस्ट 10 लाइक्स। जो नया बंदा अभी अभी रिसेंटली आया है उससे गुजारिश कर रहा हूँ, अभी अभी 1 सेकंड पहले आया कि एटलीस्ट वीडियो को लाइक कर दो। तीसरा बंदा भी आ गया है, 2 लोग न्यू आ गए। आई वांट कि यू गाइस शुड हैव टू लाइक द वीडियो कि एटलीस्ट 10 तक तो पहुंच जाए। तो नए मेंबर्स काइंडली लाइक करो यार, उधर नीचे बटन मौजूद है लाइक का, देख सकते हो। ठीक है, 8 तक पहुंच गए, 2 और पहुंचाना है, 10 पूरे कर दो ताकि एटलीस्ट लेक्चर जब खत्म हो तो ये पूरे 10 लाइक जो है ना वो आ चुके हो। आई वांट यू गाइस टू अपग्रेड दिस लाइक बटन। ओके, एक और एक नया बंदा अभी अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को लाइक कर दो भाई, सही है, शाबाश, जल्दी से। और लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। आई होप के स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये हो गई क्वांटम नंबर्स की भी बात, और क्वांटम फुलफिल्ड होता है एक एटम में, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होगा एप्टीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से, इस चैप्टर से आने वाले सवालात के लिहाज से। सही है, तो सबसे पहले हम जो प्रिंसिपल पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट वो है ऑफ्को प्रिंसिपल। फिर हम पढ़ेंगे स्टूडेंट n+l रूल, और फिर हम पढ़ेंगे हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसका बहुत बड़ा नाम है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बहुत बड़ा नाम है इसका, हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ऑफ्को प्रिंसिपल ये कहता है कि एटम के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल होगा तो उससे एक ट्रायंगल बनाया जिसको हम ऑफ्को ट्रायंगल कहते हैं, और उस ऑफ्को ट्रायंगल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल अप होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन इस तरह से फिल अप होना चाहिए, पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, और ये आगे चलता चला जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2। एक चैलेंज कर रहा हूँ, 7s2 तक मैंने बोला एक सांस में, दोबारा बोल के दिखा रहा हूँ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2। मेरा नंबर ये है, मैं अपना नंबर दे दे रहा हूँ भाई, 034708045552। ठीक है, और एक और कॉन्टैक्ट नंबर भी है 0322246794। देखने वालों को एक चैलेंज है कि एक सांस के अंदर 1s2 से स्टार्ट करना और 7s2 पर लाकर एंड करना, और वॉइस रिकॉर्डिंग करके मुझे भेज देना। ठीक है, तो मैं एक थम्स अप कर दूंगा, ज्यादा से ज्यादा यही कर सकता हूँ, तो मैं भी एक लाइक भेज दूंगा। ठीक है, लेकिन इन दोनों में से किसी भी कॉन्टैक्ट के ऊपर देखते हैं कितने लोग जो है ना मुझे भेजते हैं ये 1s2 2s2 वाली कॉन्फ़िगरेशन पूरी। इससे फायदा ये होगा कि आपको ये कॉन्फ़िगरेशन याद हो जाएगी छोटे से चैलेंज को एक्सेप्ट करने में। ठीक है, अच्छा जी, अब n+l रूल ये कहता है स्टूडेंट कि हम जो है ना इलेक्ट्रॉन को पहले वहां डालेंगे जहां पर आपके पास n+l की वैल्यू कम आए किसी भी सबशेल के लिए। जैसे कि अगर मैं 1s की बात करूं तो 1s में n की वैल्यू क्या है 1 और s की वैल्यू 0, तो 1 + 0 बना गया। 2s में उसके बाद इलेक्ट्रॉन क्यों गया, क्योंकि 2s में n की वैल्यू है 2 और s की वैल्यू 0, तो 2 + 0 2 हो गया। तो 1s के लिए आई 1, 2s के लिए n+l की वैल्यू आई 2। अब 2p में देखो, p के लिए 1 और 2 2, तो 2 + 1 3 हो गया। तो पहले इलेक्ट्रॉन 1s में इसलिए जा रहा है क्योंकि यहाँ पर n+l की वैल्यू आ रही है 1, फिर 2s में इसलिए जा रहा है क्योंकि वहां पर n+l की वैल्यू आ रही है 2, फिर 2p में इसलिए जा रहा है क्योंकि वहां पर n+l की वैल्यू आ रही है 3। तो इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड अप as according to the n+l value as well। n+l वैल्यू अगर आपके पास दो सबशेल्स के लिए सेम आ जाए तो फिर हम देखेंगे उन दो सबशेल में छोटा वाला n का वैल्यू कहाँ है,
जैसे कि आपके पास 3p और 4s के अंदर कहानी आती है कि जो 3p है उसमें 3 + 1 होता है, तो ये हो गया 4, और 4s तो 4 + 0 = 4, तो 4s और 3p के लिए n + l वैल्यू सेम है 4 4, लेकिन इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा जहां पर n + l की वैल्यू स्मॉलेस्ट, n की वैल्यू स्मॉलेस्ट हो। अगर n + l वैल्यू सेम है किसी सबशेल के लिए, तो वहां उधर जाएगा इलेक्ट्रॉन जिधर n की वैल्यू स्मॉल हो, जैसे 3p के लिए 3, 4s के लिए 4, तो 3p के लिए 3, तो इलेक्ट्रॉन पहले 3p में जाएगा। ऐसा n + l कहता है। तो ये बोलता है कि जब भी आप सबशेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, जैसे s के अंदर इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो पहले ये वाला फिर ये वाला, तो इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड अप इन अ सबशेल फर्स्ट हाफ फिल देन फुल फिल। तो अगर p के अंदर इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो पहले हाफ फिल होगा 1 2 3, ऐसे ऐसे नहीं कि इधर आप जो है ना इधर भर दो 2 फिर तीसरा इधर डाल दो, ये गलत हो जाएगा। पहले हाफ फिल करो उसके बाद फिर फुल फिल करना। इसी तरह से अगर मैं डी की बात करूं तो 1 2 3 4 और 5, तो इलेक्ट्रॉन हाफ फिल्ड होगा पहले 1 2 3 4 5, फिर होगा 6 7 8 और 9 और 10। तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फिल्ड हाफ इन द ऑर्बिटल्स ऑफ एनी सबशेल देन फुल फिल, पहले होगा हाफ फिल्ड देन फिर होगा फुल फिल। दिस इज Hund's rule। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। सही है, देखो और एक प्रिंसिपल है, उधर मैं इधर लिख दे रहा हूं, that is called Pauli's exclusion principle। सही है। In an atom, no two electrons can have same set of 4 quantum number। इसने ना नेचर की बात की कि दुनिया में ना एक इंसान दूसरे इंसान के जैसा नहीं हो सकता, जैसे बोलते हैं ना पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, तो इसने वही वाली बात की और कुछ नहीं कहा। इसने कहा कि एक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना जितने भी, उन सब के लिए प्रिंसिपल एलिमेंटल मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर्स का एक एक सेट बनाओ, तो हर सेट दूसरे सेट से डिफरेंट होगा। मतलब हर इलेक्ट्रॉन के लिए जो 4 क्वांटम नंबर्स का सेट बनाएंगे, ये सेट डिफरेंट होगा दुनिया में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए सेम नहीं हो सकता अगर वो एक एटम के अंदर है। मतलब एक एटम में 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 के 10 इलेक्ट्रॉन का सेट ऑफ क्वांटम नंबर मुख्तलिफ होगा। 20 इलेक्ट्रॉन है तो 20 के बेस्ट इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर डिफरेंट होगा अगर वो एक ही एटम के सारे इलेक्ट्रॉन। सही है, क्लियर हो गई ये वाली बात। आई होप सो के बात क्लियर हो गई होगी। और एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग यहाँ पे आके हो गया फिनिश। इधर से जितने पॉइंट्स पढ़ाए उनको रट लेना, दिमाग में बैठा लेना, कोई पॉइंट ना समझ आए नंबर दिया हुआ इधर पूछ लेना। पीएमसी के पास पेपर्स चाहिए अवेलेबल है, मिल जाएंगे। जो लास्ट ईयर पीएमसी के पेपर्स आए पास पेपर करके जाते हैं अपने एमकैट के लिए स्पेशली, और जो ईकैट वाले बच्चे हैं वो एनईडी के पास पेपर करके जाना लाजमी, पास पेपर्स लाजमी करके जाना। अगर पास पेपर्स नहीं किए तो भैया कुछ नहीं बोल सकता मैं। पास पेपर्स की बुकलेट अवेलेबल है, 1500 रुपीज उसकी कॉस्ट है। जो भी अपना मंगवाना चाहते हो अपना नाम, कंप्लीट एड्रेस और 2 कॉन्टैक्ट नंबर मेरे इन्हीं नंबर से भेज देना। पीएमसी के पेड टेस्ट जो लास्ट ईयर आए थे 8600 रुपए के, उसको पूरा प्रॉपर बुकलेट फॉर्म में चैप्टर वाइज सॉल्व करके रख दी है। उसकी बुकलेट सिर्फ 1300 रुपए में अवेलेबल है, पूरे पाकिस्तान में कहीं भी मंगवा सकते हो। 1300 रुपए में पहुंच जाएगी, कोई मसला नहीं होगा। उसके बाद तीसरी चीज नम्स के पास पेपर, नम्स के भी एडमिशन आ गए तो नम्स के पास पेपर्स भी अवेलेबल है, वो बहुत ही सस्ते हैं। 2 बुक जो पिछली जिन्होंने ऑर्डर की अगर साथ में नम्स भी ऑर्डर करोगे है 1000 रुपए के, ये 750 में मिल जाएंगे। तो ये डिस्काउंट है मेरे अपने स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। 700 रुपए चलो लगा देंगे जो मेरे अपने स्टूडेंट्स अगर लाइव वीडियोस अगर आप लोग देखते हो तो। अच्छा जी, उसके अलावा जो है ना एक और चीज है दैट इज कॉल्ड एज लीक एमसीक्यू बैंक, जो कि लास्ट ईयर पीएमसी का पूरा एमडीकैट बैंक लीक हुआ था पूरे का पूरा, जो पेपर्स में आए थे जो सारे एमसीक्यूज और जो आने वाले थे, तो पूरा लीक होने के बाद एमसीक्यू बैंक वो पूरा मौजूद है एक बुक फॉर्म के अंदर। इतनी मोटी अच्छी खासी थिकनेस वाली बुक है, वो भी 1500 की मिल जाएगी पूरे ओवरऑल पाकिस्तान में। अपना नाम, कंप्लीट एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर दो, मुझे इधर भेज दो तो इंशाल्लाह वो आपको मिल जाएगी। जज़ाकल्लाह खैर। कोई भी परेशानी हो, कोई भी सवाल हो, कुछ भी पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ग्रुप में जो लोग एडेड हैं, जो हमारे रजिस्टर ग्रुप के अंदर एमकैट और ईकैट के, जिसकी कॉस्ट है वैसे 5000 रुपए थी, ठीक है, और अभी भी चल रहा है वो ग्रुप हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें हम टेस्ट भी डाल देते हैं, लेक्चर भी डाल देते हैं और उसके अलावा आपकी प्रैक्टिस करने के लिए सवाल भी डाल देते हैं, तो उधर भी पूछ सकते हो। सही है, कोई भी क्यूरी हो लाजिम पूछ लेना। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। वाह भाई शाबाश, ये 10 लाइक आप लोगों ने पहुंचा दी, इसके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा आऊंगा स्क्रीन के ऊपर यार, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने 10 लाइक पूरे कर दिए। जज़ाकल्लाह।